पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बाल्टिक सागर के ऊपर एक बार फिर अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ान भरी, जिस पर रूस भड़क गया। 2 दिन पहले उसी इलाके में अमेरिकी सेना के 2 बॉम्बर दिखाई दिए थे, जिन्हें रूस ने खदेड़ने का दावा किया था। लेकिन एक बार फिर अमेरिकी सेना के एक बॉम्बर ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर पुतिन के गुस्से को भड़का दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के बम बरसाने वाले विमान ने बाल्टिक सागर में रूसी सीमा के नजदीक उड़ान भरी। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि रूस की सीमा के पास पहुंचा अमेरिका का ये कौन सा बॉम्बर था, लेकिन खबर है कि उसे देखते ही रूस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पीछे अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया। 2 दिन पहले ही उसी इलाके में अमेरिका के 2 बॉम्बर दिखाई दिए थे, जिन्हें खदेड़ने के लिए रूसी सेना ने उनके पीछे सुखोई 27 लड़ाकू विमान उड़ा दिए थे। इस बीच समंदर में तैरती पुतिन की जासूसी मछलियों से यूरोप में खलबली मच गई। खबर है कि रूस की जासूसी व्हेल को नॉर्वे के तट के पास गश्त लगाते हुए दोबारा देखा गया, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को दूर रहने की सलाह दे दी गई, क्योंकि बताया गया ये व्हेल जानबूझकर खुद को नावों के करीब ला रही है, जिससे समुद्री यातायात को भी खतरा पैदा हो गया। खबरों के मुताबिक रूस लंबे समय से मछलियों को जासूसी की ट्रेनिंग दे रहा है। इसके लिए क्राइमिया में मिलिट्री डॉल्फिन सेंटर तक खोला गया है। दावा यह किया गया कि इन मछलियों को गहरे समंदर में गोता लगाने और तटों की निगरानी करने के काम में लगाया जा सकता है। वहीं दावे के मुताबिक ये मछलियां दुश्मनों के जासूसी जहाज और पनडुब्बियों पर निगरानी भी रखती हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका ने समंदर में ईरान को रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमान का तैनात करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने पिछले कुछ महीनों में समंदर में मौजूद उसके कई जहाजों को आगे बढ़ने से रोक दिया था, जिससे निपटने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब अपने फाइटर जेट तैनात करने का ऐलान कर दिया। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास मौजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है, जिसे ईरान अपना बताता है और आए दिन वहां से गुजरने वाले जहाजों को रोक भी लेता है। अभी पिछले हफ्ते ही उसने अमेरिका और दुबई के जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने वहां अपने खतरनाक जंगी जहाज भेज दिए ताकि ईरान की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। उधर ईरान के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अपने देश के नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि ईरान में ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर जाने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है और किसी न किसी बहाने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जाती है। खबर के मुताबिक ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि ईरान में उनके ऊपर खतरा है, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट पर ईरान में मौजूद लोग लगातार वहां की पुलिस के निशाने पर है। और ऐसे ही कई लोगों को हिजाब आंदोलन के दौरान जेलों में ठूस भी दिया गया था, क्योंकि ईरान ने आरोप लगाया था कि वहां हिजाब पर मचे बवाल के पीछे ब्रिटेन का भी हाथ है। इसी वजह से ईरान में रहने वाले ब्रिटेन के नागरिक वहां की पुलिस के निशाने पर रहे, जिसके बाद अब ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी कि वो ईरान जाने से बचें। उधर आर्मेनिया अपने दुश्मन अजरबैजान के खिलाफ 2 देशों के बीच विवाद सुलझाने वाली यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया। उसने कोर्ट से अपील की कि वो आर्मेनिया से नागोर्नो कराबाख तक जाने वाले लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क से अजरबैजान का ब्लॉकेड हटवाए, जो कि अजरबैजान ने पिछले महीने से लाचिन कॉरिडोर की एंट्री पर लगाया हुआ है। और लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है। इसलिए आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख तक पहुंचने के लिए लाचिन कॉरिडोर की जरूरत है। नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं, इसलिए आर्मेनिया की वहां जान बसती है। यही वजह है कि वो चाहता है कि अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को खोल दे। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर इजराइल की सेना की रेड ने जंग की शक्ल ले ली। बताया गया कि छापे से भड़ककर फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, तो वहीं इजराइल ने भी एंटी टैंक मिसाइलें चला दी और इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। बताया गया कि इजराइल ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए चलाया क्योंकि वो कैंप में छिपे चरमपंथियों को गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन इजराइल के एक्शन पर आग बबूला फिलिस्तीनियों ने टायर फूंक दिए। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इजराइल के सैनिकों पर पेट्रोल बम दे मारे। जवाब में इजराइल की सेना ने भी लोगों पर फायरिंग कर दी। इस हिंसा में कम से कम 8 लोग घायल हो गए। इस बीच कोरिया की चेतावनी के बावजूद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने उसकी सीमा के पास साझा सैन्य अभ्यास किया, जो दोनों देशों के बीच सैन्य गठबंधन के 70 साल पूरे होने पर किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिकों ने लाइव फायरिंग का अभ्यास किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के बीच ये सबसे बड़ी वॉर प्रैक्टिस है, जो साल 1977 से शुरू हुई थी और अब तक दोनों देशों के बीच 11 बार मिलिट्री ड्रिल हो चुकी है। यानी एक तरह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को हद में रहने की चेतावनी दी है। और यह अभ्यास किम जोंग उन के लिए बड़ा संदेश भी है, क्योंकि वो आए दिन दक्षिण कोरिया को तबाह करने की चेतावनी देते रहते हैं। इस बीच दावा किया गया कि पाकिस्तान हमले के डर से अब तुर्की से अपने टैंकों के लिए सुरक्षा कवच खरीदने जा रहा है, जिसके लिए पिछले महीने पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसरों ने तुर्की का दौरा भी किया। दावा है कि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत मिसाइल हमले कर उसके टैंकों को तबाह कर देगा, जिससे बचने के लिए वो तुर्की से एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम खरीदने जा रहा है, जो टैंकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है।
असल में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टैंकों के ऊपर लगाया जाने वाला एक डिवाइस है जिसमें लगा रेडार टैंकों की तरफ 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने वाली मिसाइलों तक को भांप सकता है। इसके बाद उन्हें रोकने के लिए दूसरी तरफ से मिसाइलें चलाई जाती हैं, जो दुश्मन की मिसाइल को टैंक तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देता है ताकि टैंक को कोई नुकसान न पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान पहले इसकी डील यूक्रेन से कर रहा था, लेकिन जंग की वजह से ये नहीं हो पाया, जिसके बाद उसने इसके लिए तुर्की से मदद मांगने का फैसला लिया। उधर अमेरिका पर कंगाली के संकट के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने वहां की जनता को जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया। हालांकि दुनिया का सबसे अमीर देश इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और हालात ये हैं कि वहां नकदी की भारी किल्लत हो गई। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि उसे पुराने कर्ज समय पर चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई और नए कर्ज की मंजूरी नहीं मिलने पर अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार घाटे में चल रही है और वहां हर नागरिक पर इस समय कुल करीब $94,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 72 लाख का कर्ज हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका हर रोज कर्ज पर ब्याज चुकाने में $130 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के लोगों को सब कुछ ठीक होने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का भरोसा दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका के 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में चीन के निवेशकों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि वहां पर यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 1 दशक में चीन के निवेशकों ने अमेरिका में 5 गुना ज्यादा जमीनें खरीदी। यह आंकड़ा अमेरिका के कृषि विभाग ने जारी किया, जिसमें जानकारी दी गई कि 2011 में अमेरिका में चीन के निवेशकों के पास 69,000 एकड़ जमीन थी, जो 2021 में बढ़कर करीब 4 लाख एकड़ हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका के 2 दर्जन से भी अधिक राज्यों में चीन के लोगों को जमीन खरीदने पर रोक लगाने वाला एक विधेयक पारित किया गया। इस मामले में कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जो चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के नागरिकों को अमेरिका की खेती वाली जमीन खरीदने से रोकेगा। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन की जंग कई साल तक खिंच सकती है। इससे पहले दिमित्री मेदवेदेव ने युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर भी जोर दिया था और उनके इस बयान ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ युद्ध अभी रुकने वाला नहीं और ये लंबे वक्त तक चलेगा। इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध शुरू होने का दावा किया था और कहा था कि अगर यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में रूस हार गया तो परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने उनके इस बयान की आलोचना की थी। दिमित्री मेदवेदेव रूस में पुतिन के समर्थक माने जाते हैं और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने यूक्रेन को रूस की सीमा के अंदर अमेरिकी हथियारों से हमला करने पर रोक लगा दी। अमेरिका ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि कुछ रोज पहले पुतिन ने तबाह किए गए अमेरिकी हथियारों की कुछ तस्वीरें जारी की थी और यह आरोप लगाया था कि यूक्रेन के साथ चल रही इस जंग में अमेरिका के हथियार रूस के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से अमेरिका ने यूक्रेन को 2 टूक कह दिया कि उसके हथियारों का इस्तेमाल रूस के इलाकों पर हमले के लिए न किया जाए। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच लड़ा जा रहा है, न कि अमेरिका और रूस के बीच। हालांकि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की सेना को इस बात की इजाजत दे दी कि वो यूक्रेन में पुतिन के सैनिकों के खिलाफ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। इस बीच बखमुत में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बौखलाए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन एक बार फिर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क गए। इस बार उन्होंने उनकी बेटी और दामाद का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा और ये आरोप लगाया कि सर्गेई शोइगु के बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो दूसरों के बच्चों को यूक्रेन की जंग में मरने के लिए छोड़ रहे हैं। असल में येवगेनी प्रिगोजिन बखमुत में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। उनका आरोप है कि सर्गेई शोइगु के इशारे पर ही बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई नहीं की गई थी, जिससे बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे गए। कुछ रोज पहले भी येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के मारे जाने का ठीकरा सर्गेई शोइगु और रूस के सेना प्रमुख वलेरी गेरासिमोव पर फोड़ा था और अब एक बार फिर उन्होंने शोइगु की बेटी और दामाद का जिक्र करते हुए उन पर अपनी भड़ास निकाली। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने खतरनाक हथियार म्यांमार पहुंचा दिए, जिसमें हमला करने वाले ड्रोन और ताकतवर मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें ईरान से एक कार्गो विमान में भरकर पिछले साल की जनवरी से इस साल के अप्रैल महीने के बीच म्यांमार पहुंचाया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के कार्गो विमान ने 15 महीनों के अंदर 3 बार म्यांमार के चक्कर लगाए। 2021 में म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद ईरान को अपने हथियारों के लिए एक नया बाजार मिल गया। ईरान के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल जनवरी में म्यांमार का दौरा किया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है इसी दौरान ईरान और म्यांमार के बीच हथियारों की डील हुई थी। हालांकि अमेरिका ने सीरिया के चरमपंथी संगठनों को हथियार पहुंचाने के आरोप में ईरान पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद ईरान ने म्यांमार को खतरनाक हथियारों की खेप पहुंचा दी,